हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। हमारी यूट्यूब की जो क्लासें हैं वो लगातार आपको मिल रही होगी और इसी तरीके से हम आपका रीट लेवल सेकंड एसएस का पार्ट पूरा करवाएंगे और प्रत्येक टॉपिक को आपको प्रश्न भी उपलब्ध करवाएंगे। तो आज जो राजपूत मुगल संबंध हम पढ़ रहे हैं उसमें से अपना जो पार्ट चल रहा है मेवाड़ का पार्ट। मेवाड़ के अंदर हमने महाराणा सांगा पढ़ चुके हैं, उदय सिंह पढ़ चुके हैं और आज का जो अपना पार्ट है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थानी नहीं पूरे भारतवर्ष का स्वर्णिम दौर जो इतिहास का है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज आप विशेष जो क्लास है इतिहास की वो है महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप उस अपने स्वाधीनता के नायक रहे जिसकी प्रेरणा से आज भी अपने जो देश के सैनिक अपने सरहद पर सीना तान कर खड़े हुए हैं। तो आज हम यहाँ पर मुगल और मेवाड़ के जो पार्ट चल रहा है उसमें महाराणा प्रताप का जिक्र करेंगे। महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 97 ईस्वी, यानी कि इन्होंने लगभग 25 वर्ष तक शासन किया था। और यहाँ पर अब इनके जन्म के बारे में हम इनको अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा पार्ट है, अपने आप में एक सबसे एक अलग ही अध्याय पढ़ा जाए तो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए जन्म, इनका जन्म कब हुआ। जन्म इनका अंग्रेजी महीने के हिसाब से 9 मई 1540 ईस्वी रविवार, 9 मई 1540 ईस्वी रविवार। अब यहाँ से आगे बढ़े हम तो यहाँ पर हिंदी महीनों के हिसाब से जो विक्रम संवत चलता है अपने हिंदू वर्षों के आधार पर अगर बात की जाए तो हिंदू वर्षों के आधार पर महाराणा प्रताप के जन्म के 2 मत दिए गए। वो 2 मत कैसे कैसे कौन कौन से, उन दोनों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। कौन सा सर्वाधिक पूछा गया, महत्वपूर्ण कौन सा, उस पर भी हम यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखा जाए कि महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया और संवत 1597, यानी कि ये जो मत दिया गया ये किसने दिया, डॉक्टर ओझा। और डॉक्टर ओझा ने इसके लिए क्या किया, नक्षत्रों की गणना की और आधार क्या बनाया, जो महाराणा प्रताप की जन्म कुंडली ज्योतिष चंडू के द्वारा बनाई गई जोधपुर में, उसके आधार पर उन्होंने बताया ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 1597 डॉक्टर ओझा के द्वारा। और इस दिन कौन सा दिन था, रविवार। तो यानी उन्होंने भी दिया कि रविवार का दिन था, तो ये यहाँ पर फैक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर अक्सर एग्जाम में ये पूछा गया और अंग्रेजी महीने में पूछा जाए तो ये, हिंदी महीने में पूछा जाए तो ये। अब अपने मेवाड़ के एक कवि हुए कविराज श्यामल दास, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, सभी के ध्यान में होगा, वीर विनोद अपने मेवाड़ का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। और उन्होंने जो लिखा था उसमें उन्होंने थोड़ा सा हट कर लिख दिया था। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने लिखा कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी और संवत 1596। यहाँ पर 2 आंकड़े बदले हुए, इसका कोई ज़्यादा फाल्ट नहीं है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है। ये 97 और 96 कैसे आ रहा है, 96 और 97, वो मैं आपको बता दूंगा। पर यहाँ पर केवल 10 दिन का अंतर बताया गया, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। तो यहाँ पर क्या कि अब दोनों में मतभेद है। इन्होंने वीर विनोद में लिखा है और इन्होंने नक्षत्रों की गणना करके जो ज्योतिष चंडू का जो जन्मपंत्री बनाई गई उसके आधार पर उन्होंने ये मत दिया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर 1 वर्ष का अंतर लग रहा होगा आपको, ये कैसे, ये इसलिए 1 वर्ष का अंतर। बाकी अगर एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ की कंडीशन ये है कि यहाँ 10 दिन का अंतर ही है, 1 वर्ष का नहीं है। 1 वर्ष का यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो विक्रम संवत प्रारंभ होता था जोधपुर में वो होता था चैत्रादि, यानी चैत्र में प्रारंभ होता था, और मेवाड़ में चलता था वो श्रावण में, यानी श्रावण से 9 वर्ष प्रारंभ होता था। इसलिए यहाँ 1 वर्ष का अंतर आ रहा है, बाकी 1 वर्ष का कोई अंतर नहीं, केवल यहाँ 10 दिन का अंतर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये मत किसने दिया, श्यामल दास ने, श्यामल दास, कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास ने कहा कि महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 1596 में हुआ
और अब यहाँ पर डॉक्टर ओझा पर सर्वाधिक बार मत ये पूछा गया और ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब इससे आगे बढ़े कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ। जन्म के बारे में 2 मत दिए गए। जन्म स्थान के बारे में बात की जाए तो एक व्यक्ति हुआ देवीलाल पालीवाल। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ बादल महल कुंभलगढ़, ये उन्होंने मत दिया। तो इनके विरोध में एक मत और दे दिया गया। किसने दिया? देवेंद्र सिंह सक्तावत। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी। उसके पेज नंबर 71 पर उन्होंने लिखा कि महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ बादल महल में नहीं होकर कहाँ हुआ? पाली के अंदर हुआ। तो देवेंद्र सिंह सक्तावत इन्होंने क्या लिखा? जन्म कहाँ हुआ? पाली के अंदर हुआ। तो ये इनका मत हो गया, पर ये आपको विशेष ये याद रखना है, ठीक है। ये हो गए दोनों। मैं आपको ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर महाराणा प्रताप का इतिहास से पूरा नहीं पढ़ा तो फिर बाद में कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने आपकी इनके सारे मत बता रहा हूँ मैं। अब इसके बाद क्या होता है कि महाराणा प्रताप की उपाधियाँ, उपनाम जो है, उपनाम कौन कौन से आते हैं? हल्दी घाटी का शेर उपनाम, हल्दी घाटी का शेर, उज्जवल दीप, राजस्थान केसरी, राणा किका और हिंदुआ सूरज। ये इनके उपनाम हो गए। अब यहाँ पर विशेष आपको बता देना चाहूँगा, ये राणा किका में क्या है। जितने भी मुस्लिम इतिहासकार हैं जैसे अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन, ये अकबर कालीन जो यहाँ के इतिहासकार हुए मुस्लिम इतिहासकार, उन्होंने सभी जगह महाराणा प्रताप के बारे में कभी भी महाराणा प्रताप नहीं लिखा या प्रताप शब्द का उल्लेख नहीं किया, उन्होंने लिखा राणा किका। तो मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा महाराणा प्रताप को किका के नाम से संबोधित किया गया, बल्कि ये भील क्षेत्र में कहा जाता था, पर लिखा हुआ उपलब्ध कहाँ होता है? तो मुस्लिम इतिहासकारों में होता है। मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उनमें सभी जगह इनका नाम किका के नाम से उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये हो गए इनके उपनाम। अब इनसे आगे हम बढ़ते हैं कि इनके पत्नी का नाम, माता का नाम लिख लेते पहले। माता का नाम, माता जेवंताबाई अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। अखेराज सोनगरा, ये सोनगरा चौहान थे पाली के, और पिता महाराणा उदय सिंह और पुत्र अमर सिंह। ये इनके हो गए। और पत्नी अजबदे पंवार। फिर बाद में आता है कि महाराणा प्रताप के सहयोगी, उनके घोड़े, हाथी, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो घोड़ा चेतक, हाथी राम प्रसाद, इसके अलावा राम प्रसाद के अलावा लूणा, चक्रवाक, खांडेराव, इनके हाथी हुए। अब इससे आगे बढ़े हम, तो यहाँ पर महाराणा प्रताप के जो सहयोगी थे उसमें भील राजा पुंजा, हकीम खां सूरी, कृष्ण सिंह चुंडावत, राउत सांगा,
और रतन सिंह डोडिया, भीम सिंह डोडिया और रामशाह ग्वालियर आदि यहाँ के शासक हुए। जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ, पंडित गोपीनाथ, ये यहाँ के महाराणा प्रताप की सेना के अंदर शामिल थे। जालाविद्या। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से आगे बढ़े हम कि महाराणा प्रताप के बारे में हमने यहाँ पर तो पढ़ लिया कि इनका नाम उपनाम क्या है, जन्म कब हुआ और इनके माता का नाम, पिता का नाम, घोड़े का नाम, ये सारे हमने पढ़े। यहाँ से आगे बढ़े कि महाराणा प्रताप का प्रारंभिक काल कैसा रहा जब उनका राज्याभिषेक किया गया उस समय। अब मैंने दोस्तों बताया था आपको कि महाराणा उदय सिंह की जब मृत्यु हुई थी तो उन्होंने क्या किया, अपना उत्तराधिकारी के तौर पर किसे घोषित किया था, धीरबाई के पुत्र जगमाल को घोषित किया था। धीरबाई के पुत्र जगमाल को जब उत्तराधिकारी घोषित किया था इन्होंने, तो यहाँ पर क्या होता है कि मेवाड़ में एक परंपरा थी कि किसी महाराणा के अगर स्वर्गीय हो जाते थे तो उनका उत्तराधिकारी जो होता था, जिसे उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे, वो उत्तराधिकारी उनके दाह संस्कार में नहीं जाता था। यानी कि जब महाराणा का पार्थिव शरीर दरबार से या राजमहलों से बाहर लेकर जाते थे उस समय उससे उत्तराधिकारी का राज्याभिषेक प्रारंभ हो जाता था और उधर उनका अंतिम संस्कार होता था ताकि मेवाड़ की गद्दी खाली नहीं रहे। अब यहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने घोषित किसे कर दिया, जगमाल को। और जगमाल किसका पुत्र था, धीरबाई का। धीरबाई जो थी उसका पुत्र था जगमाल। ये हो गया आपके जगमाल जो था धीरबाई का पुत्र था। और इसके 4 भाई और थे, अगर, सगर, सहाय, पंचायन। यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात ये कि महाराणा उदय सिंह के 4 पुत्र मुगलों के दरबार में गए थे। कितने पुत्र, 4 पुत्र। एक तो जगमाल, अगर, सगर और एक गया था शक्ति सिंह, यानी 4 पुत्र गए थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया तो कुछ दिनों के बाद महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए गोगुंदा में गए। गोगुंदा में एक जगह है महादेव बावड़ी, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो जब वहाँ पर पहुँचे सभी सामंत और जितने भी लोग थे वो वहाँ पहुँचे तो महाराणा प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप भी वहाँ पर पहुँच गए। उस समय महाराणा प्रताप के मन में दृढ़ निश्चय था कि मेवाड़ को मेरी ज़रूरत नहीं है, मेवाड़ को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से छोड़कर चला जाऊँगा, पर कतई भी मैं यहाँ विद्रोह नहीं करूँगा क्योंकि मुझे राज्य नहीं चाहिए। मैं मेरे राष्ट्र के, मेरे राज्य के कभी 2 भाग नहीं करूँगा। कुछ सामंतों ने कहा भी था कि आप एक काम कीजिएगा कि हम आपके साथ हैं, आप विद्रोह कर दीजिएगा। तब उन्होंने कहा मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए कि मैं मेरे मेवाड़ के 2 भाग कर दूँ। तब उन्होंने कहा अगर मेवाड़ को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं चला जाऊँगा। तो महाराणा प्रताप का जाना इधर निश्चित था और इधर जगमाल का राज्याभिषेक होना निश्चित था। तो उस दौर में क्या होता है कि जब जहाँ पर उनका राज्याभिषेक चल रहा था तो एक रामशाह जो ग्वालियर के शासक हुए, ये सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर पूछा गया था प्रश्न। सेकंड पारी में जो एग्ज़ाम हुआ था एसएस वालों के, उसमें पूछा गया फर्स्ट पेपर के अंदर कि रामशाह महाराणा प्रताप के सहयोगी, उसमें एक रामशाह का नाम भी था। अब यहाँ पर क्या होता है कि रामशाह ने अगर से आकर पूछा, अगर और सगर जो भाई थे, समर तो ये भाई थे, तो उनको आकर पूछा कि जगमाल दिखाई नहीं दे रहा है, जगमाल कहाँ गया। तब अगर ने कहा कि आपको पता नहीं, स्वर्गीय महाराजा महाराणा उदय सिंह जी ने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया तो उसका राज्याभिषेक हो रहा है। अब ये बात सभी सामंतों के मध्य विचार विमर्श होने लगा कि यार सबसे बड़े तो है महाराणा प्रताप है, अनुभवी है, और इस समय बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं मेवाड़ पर, और ऐसे समय अनुभवहीन व्यक्ति को अगर यहाँ का शासक बना दिया जाएगा तो हो सकता है कि मेवाड़ के कितने और टुकड़े हो जाए। तो इस दौर में क्या होता है कि महाराणा प्रताप के मामा जो थे वहीं पर मौजूद थे मानसिंह, मामा मानसिंह सोनगरा। वो वहाँ पर उनके कृष्ण सिंह चुंडावत के पास गए जो सलूम्बर के ठाकुर थे। मामा मानसिंह सोनगरा और कृष्ण सिंह चुंडावत, इस पार्ट के मेन हीरो ये है कृष्ण सिंह चुंडावत, सलूम्बर के ठाकुर हुए। और ये हीरो कैसे हो बता देना चाहूँगा आपको मैं कि क्या होता है कि जब महाराणा लाखा ने हंसाबाई के साथ विवाह किया था उस समय कुंवर चोड़ा ने अपना राज्य उत्तराधिकारी पद त्याग दिया था और वो यहाँ से चले गए थे, भीष्म प्रतिज्ञा की थी, तो मेवाड़ के भीष्म कहलाए और उनके वंशज क्या कहलाए,
चुंडावत कहलाए। तो इस दौर में क्या होता है कि जब महाराणा लाका का विवाह हो गया तो उन्होंने मेवाड़ के अंदर ठाट और पाठ दो हर राज्य के अंदर चलता है, ठाट चलता है और एक पाठ चलता है। ठाट पाठ, ये ठाट के अधिकारी और पाठ के अधिकारी। पाठ के अधिकारी तो बना दिया मोकल के वंशजों को यानी हंसाबाई की संतान के, और ठाट के अधिकारी बना दिया चूड़ा के वंशजों को, यानी कि मेवाड़ के अंदर प्रशासन का सारा कार्य कौन देखेंगे और उसमें हस्तक्षेप किसका होगा, चूड़ा के वंशजों का होगा। मेवाड़ के नए महाराणा जो घोषित होंगे उनकी तलवार बंदाई का अधिकार उनका होगा, जो ठाट के अधिकारी होंगे। और मेवाड़ के दरबार में जब महाराणा उपस्थित होंगे और उस समय अगर सुलंबर के ठाकुर वहाँ पर आते हैं तो उस समय दोहरी ताजिम का अधिकार था, बाहे पसाव का अधिकार था, हाथ के कुरब का अधिकार था, और मेवाड़ के महाराणा उन्हें काकासा कहकर बुलाते थे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मानसिंह ने कृष्ण सिंह चुंडावत को कहा कि आप तो ठाट के अधिकारी हो और कुंवर चूड़ा के वंशज हो, तो आपकी यहाँ मौजूदगी में ऐसे कैसे हो रहा है कि जो अनुभवहीन व्यक्ति को यहाँ का शासक घोषित किया जा रहा है। तब कृष्ण सिंह चुंडावत ने कहा आप निश्चिंत रहिए, यहाँ के जो आने वाले शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे, महाराणा प्रताप, यानी प्रताप को यहाँ का शासक घोषित किया जाएगा। तो उस समय क्या होता है कि वहाँ पर जब जहाँ अंतिम संस्कार चल रहा था वहीं पर कृष्ण सिंह चुंडावत ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। और कहाँ हुआ ये, महादेव बावड़ी, महादेव बावड़ी गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर इनका राज्याभिषेक हो गया। और कब हुआ, 28 फरवरी 1572 को, 28 फरवरी 1572 को इनका राज्याभिषेक हो गया। 28 फरवरी 1572 को, यानी कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक अगर कहीं पर भी पूछ लिया जाए तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ, तो 28 फरवरी 1572 को। और कब कहाँ पर हुआ, तो आपको गोगुंदा ऑप्शन में मिलेगा। और इससे भी अगर डीप पूछ लिया जाए तो महादेव बावड़ी आपको सही करना है। अब यहाँ से हम आगे बढ़े कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया। यहाँ से जब वो चले दरबार महलों की ओर, तब वहाँ पर क्या होता है कि जगमाल का राज्याभिषेक हो गया। तब जगमाल और महाराणा प्रताप के मध्य संवाद हुआ था कि महाराणा प्रताप को देखकर जगमाल ने कहा था कि आओ प्रताप बैठो। तब कृष्ण सिंह चुंडावत और रामसा दोनों ने महाराणा प्रताप को वो लेकर गए वहाँ पर गद्दी के पास, और जगमाल को वहाँ से उठाया और उनको बिठा दिया। तो जगमाल इससे नाराज होकर किसके पास चला गया, मुगलों के पास। और मुगलों के पास जब गया था तो उसे जहाजपुर भिलवाड़ा की जागीरी दे दी गई, और जहाजपुर भिलवाड़ा की जागीरी दी। फिर बाद में कुछ दिनों के लिए आधा सिरोही दे दिया गया था। पर फिर बाद में क्या होता है, 1583 में सुल्तान जो सिरोही का शासक था उससे युद्ध करते हुए ये जगमाल 1583 दत्तानी युद्ध के अंदर मारा गया था, 1583 दत्तानी युद्ध में। तो इसका मामला यहीं खत्म। अब यहाँ पर क्या होता है कि महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, तो कुंभलगढ़ के अंदर। कुंभलगढ़ विधिवत यानी दूसरा राज्याभिषेक हुआ यहाँ पर। पहला कहाँ पर हुआ, गोगुंदा के अंदर। और दूसरे राज्याभिषेक और इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है, यहाँ पर एक मारवाड़ के प्रताप चंद्रसेन यहाँ पर मौजूद हुए थे। तो यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि मारवाड़ के प्रताप यानी राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप की किस राज्याभिषेक में उपस्थित हुए, तो द्वितीय राज्याभिषेक में उपस्थित हुए थे। अब यहाँ से हम आगे बढ़े तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि महाराणा प्रताप वे जगमाल को शासन से हटाकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक करने तक, सर पानी राज्याभिषेक जगमाल को हटाकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक करने तक की पूरी घटनाक्रम है। उस घटनाक्रम को क्या कहा जाता है, तो राजस्थान इतिहास में राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना जाता है। राजमहलों की क्रांति, अगर ये पूछ लिया जाए कि राजमहलों की क्रांति राजस्थान में किस रियासत से संबंधित है, तो वो मेवाड़ रियासत, और किस घटनाक्रम से, तो महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक से संबंधित है। यहाँ से अब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया दोस्तों। और अब महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक हुए। उस समय मुगलों का शासक कौन था, अकबर। अब यहाँ से द्वंद्व युद्ध प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि महाराणा प्रताप के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता कि या तो अकबर की अधीनता स्वीकार करके आराम से राजमहलों में रहे और ठाट की जिंदगी जिए,
या फिर दूसरा रास्ता ये कि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करे और आजीवन संघर्ष की ज़िंदगी जिए। तो उस समय महाराणा प्रताप ने जो रास्ता चुना था वो दूसरा वाला रास्ता चुना था। वो कौन सा? कि आजीवन संघर्ष करना, बल्कि मेवाड़ को किसी के सामने झुकने नहीं देना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब अकबर उत्तरी भारत को लगभग अपने अधिकार में कर चुका था और मेवाड़ और उत्तरी भारत की स्थिति ये हो गई कि एक पूरा मुगल रूपी महासागर है, उसके मध्य एक छोटा सा टापू रूपी जो मेवाड़ है वो उसके अंदर हिलोरे मार रहा है, यानी कि एक स्वतंत्र राज्य घूम रहा है। तो उस समय अकबर के आए दिन दिमाग में खटकता रहता था कि मेवाड़ को कैसे भी करके अधीनता में लेकर आना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे। शिष्टमंडल भेजे। पहला भेजा जलाल खां 1572। दूसरा भेजा मानसिंह को भेजा था 1573। फिर तीसरा भगवान दास या भगवंत दास, ये थे मानसिंह के पिता कछावा वंश के। और फिर आते हैं टोडरमल अकबर का पटवारी, उस समय का राजस्व अधिकारी था। चारों यहाँ पर आए तो महाराणा प्रताप सभी से मिले, वार्ता भी की, पर देशभक्ति की या स्वाधीनता की जो भावना से ओतप्रोत व्यक्ति थे महाराणा प्रताप, उन्होंने नहीं तो उसे मना किया और नहीं हाँ किया, पर उन्हें एक ऐसा नए यहाँ से स्वागत करके पुनः भेज दिया। उनका अपमान भी नहीं किया ताकि ऐसा नहीं हो कि अकबर जल्दी आक्रमण कर दे। तब महाराणा प्रताप को लगा कि अकबर जब युद्ध की तैयारी करेगा या 1 वर्ष 2 वर्ष लगाएगा, उस तक में हम यहाँ पर अपनी अच्छी स्थिति सुधार पाएंगे। क्योंकि महाराणा प्रताप जब शासक बने थे उन्हें कांटों की सेज प्राप्त हुई थी, नहीं तो आर्थिक रूप से नहीं सैनिक रूप से यहाँ पर मजबूत थे। तो उस समय क्या होता है कि जब अकबर के चारों शिष्टमंडल वापस लौट गए तब अकबर को लगा कि देर सवेर महाराणा प्रताप अपनी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। पर महाराणा प्रताप ने क्या किया कि यहाँ पर उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अकबर क्या हुआ कि दूसरे विद्रोह में को दबाने में लग गया। तो लगभग 3 वर्ष अकबर को गुजर गए, महाराणा प्रताप ने कोई अधीनता स्वीकार नहीं की। 75, 74 और 76 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष यहाँ गुजर चुके थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि अकबर को लगा कि हमें अब मेवाड़ के विरुद्ध अभियान करना चाहिए। तब उसने क्या किया, मेवाड़ के चारों ओर जो जैसे डूंगरपुर रियासत, ईडर जहाँ पर महाराणा प्रताप के ससुर शासन करते थे नारायण दास, उन सभी रियासतों को अधीनता में लेकर आ गए और उनका दमन कर दिया। अब केवल मेवाड़ के महाराणा प्रताप बचे थे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने युद्ध की तैयारी करना प्रारंभ किया, हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी। तो युद्ध की तैयारी कहाँ पर की? अकबर दुर्ग कहाँ है? ये अजमेर के अंदर है। और अकबर दुर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया और स्थल दुर्ग का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। जैसे जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर प्रमुख उदाहरण है, वैसे भी ये प्रमुख उदाहरण है। पर इसका एक अलग से हटकर एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसका पूर्ण रूप से निर्माण मुगलों के द्वारा करवाया गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ें कि इस दुर्ग को मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश काल में जब ब्रिटिश सरकार के अधिकार में चला गया था तब यहाँ पर गोले बारूद तोप रखने का यहाँ पर काम में लिया गया इस दुर्ग को, इसलिए मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पर युद्ध की तैयारी की गई और सेना के प्रमुख सहजातीय राजपूत शासक जो थे मानसिंह, उनको बनाया गया, मानसिंह आमेर, और उनके साथ आसफ खां, महत्तर खां और बदायूनी और कोरची, यानी कि बहुत सारे ऐसे थे। पर प्रमुख कौन थे? आसफ खां, महत्तर खां। अब यहाँ से इनको सेना की कमान सौंप दी और राजपूत सैनिकों के जो प्रमुख सैनिक थे मानसिंह थे सेना के प्रधान। और अब यहाँ से अजमेर से रवाना हुए और सीधे पहुँच गए मांडलगढ़। भिलवाड़ा के अंदर आता है। भिलवाड़ा के अंदर एक मांडल आता है और एक मांडलगढ़ आता है। तो मांडलगढ़ के अंदर रुके
महीना 2 महीना इनका विचार ये था कि महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप की जो सेना है अभी कहाँ पर है, वो पहाड़ी इलाके में है। अगर एक काम किया जाए, कुछ दिन यहाँ पर ठहरा जाए, तो अपनी सैन्य शक्ति देखकर महाराणा प्रताप या तो अपना हौसला उनका टूट जाएगा, वो अधीनता स्वीकार कर लेंगे, या फिर अपना होश खोकर वो मेवाड़ पर या मुगलों की सेना पर आक्रमण कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि मांडलगढ़ के अंदर मुगल सेना ठहरी हुई थी, और यहाँ से गांव आता है मोलेला गांव। मोलेला गांव के अंदर टेराकोटा की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। 2015 RS के अंदर ही पूछा गया, ये जो एग्ज़ाम बहुत बार पूछा गया। तो मोलेला गांव मुगल सेना पहुंच गई, पर महाराणा प्रताप के जो कुछ अनुभवी सैनिक थे, अनुभवी सरदार थे, कृष्ण सिंह चुंडावत, रामसा ग्वालियर, उनकी सलाह ये थी कि कैसे भी करके मुगलों की सेना को यहाँ तक आने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वीर सैनिक थे वो पहाड़ों में गांठ लगाकर बैठे हुए थे कि जैसे मुगल सेना यहाँ पर आएगी फिर तो उसको यहीं पर काम तमाम कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ मुगल सेना को इस क्षेत्र में लड़ने का अनुभव नहीं था। और मुगल सेना चाहती थी कि अगर ये मैदानी क्षेत्र में आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि अपने पास तोपें भी है और अपने सैनिकों को मैदानी क्षेत्र में लड़ने का बड़ा अनुभव है, अपनी सेना भी बड़ी है, पर अगर हम आगे जाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो महाराणा प्रताप को बाहर नहीं आने दिया। उनके विश्वस्त सरदारों ने अब मोलेला गांव से आगे पहुंचे और तो यहाँ पर बनास नदी क्षेत्र में यहाँ पर पहुँच गई। बनास नदी का यहाँ पर जो राजस्थान के अंदर 480 किलोमीटर बहती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बनास नदी के यहाँ पहुँचे, उधर महाराणा प्रताप गोगुंदा से आगे गए यहाँ तक। जैसे यहाँ पर पहुँचे तो यह मानसिंह शिकार खेलते खेलते पहुंच गए महाराणा प्रताप के शिविर के पास। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा वाक्य हुआ था। महाराणा प्रताप को महान ऐसे नहीं कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध लड़ा या दिवेर युद्ध लड़ा, इसलिए महान नहीं कहा जाता। महाराणा प्रताप को अनेक कारणों से महान कहा जाता है। उनको चाहे एक व्यक्ति के विचारों से या देश प्रेम से, अनेक नामों से, या हर क्षेत्र में उनको एक अलग ही व्यक्ति माना जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब मान सिंह यहाँ पर पहुँच गए तो जाला विद्या जो महाराणा प्रताप के मुख्य सरदार थे, उन्होंने कहा कि अगर आपका आदेश हो तो मैं यहीं पर बंदी बना लूँ और यहीं पर काम निपटा देता हूँ, क्योंकि प्रधान सेनापति है, प्रधान सेनापति मारा जाएगा, मुगल सेना वापस लौट जाएगी। तो महाराणा प्रताप ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आमने सामने का युद्ध करेंगे, क्योंकि हम युद्ध करने के लिए आए तो आमने सामने का युद्ध करेंगे और हम ऐसा युद्ध कभी नहीं करेंगे और इस व्यक्ति को वापस जाने दिया जाए। तो मानसिंह को पता भी नहीं था और वो यहाँ से वापस आ गए। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि एक वाक्य है कि महाराणा प्रताप की जो माता थी जयवंताबाई, वो बताती थी महाराणा प्रताप को कि प्रताप तेरे पास 2 तलवार होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई दुश्मन ऐसा मिल जाए जिसके पास तलवार नहीं हो लड़ने के लिए, तो उसे दोनों तलवार उसके सामने करना, उसकी पसंदीदा तलवार वो उठाएगा और फिर बाद में युद्ध करना। तो कहा जाता है इसलिए महाराणा प्रताप अपनी कमर में 2 तलवार रखते थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बनास नदी के किनारे मुगल सेना, इधर महाराणा प्रताप की सेना। महाराणा प्रताप ने अंत में क्या किया, युद्ध का जो दिन था उस दिन आक्रोश में आकर युवा जो सरदार थे, युवा जो सैनिक थे, उनके सलाहकार, उनके कहने में आकर क्या होता है कि पहाड़ी इलाके से बाहर निकलकर यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में युद्ध करने लगे। मैदानी क्षेत्र में जैसे युद्ध करने लगे तो इनकी हरावल सेना जो थी, हरावल यानी आगे वाला भाग सेना का, उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे कृष्ण सिंह चुंडावत, रावत सांगा, भीम सिंह डोडिया और हकीम का सूरी। ये 4 लोग प्रमुख थे। तो उस समय क्या होता है कि महाराणा प्रताप की सेना का इतना ज़बरदस्त प्रहार था कि मुगल सेना यहाँ पर मैदान छोड़कर भागने लग गई। जब मैदान छोड़कर भागने लग गई तो यहाँ पर एक मुगल सेनापति था, उसका नाम था मेहतर खां। मेहतर खां ने सभी सैनिकों को कहा कि तुम युद्ध स्थल छोड़कर मत जाओ, और यहाँ पर अकबर खुद युद्ध में भाग लेने के लिए आ रहा है। तो जितने भी मुगल सैनिक भागे हुए थे वो यहाँ पर आकर एकत्रित हो गए। इस जगह का नाम है रक्ततलाई। रक्ततलाई इस जगह का नाम है। यहाँ पर दूसरा संघर्ष हुआ महाराणा प्रताप की सेना का और यहाँ का, और महाराणा प्रताप इस युद्ध में घायल हो गए। जब महाराणा प्रताप युद्ध में घायल हो गए तो उन्हें चेतक के ऊपर जो सवार थे वो घायल हो गए थे। तो जाला विद्या जो थे उनके राज्य मुकुट उन्होंने धारण किए। जाला विद्या ने उनके राज मुकुट धारण किए
और उन्हें जला मन्ना भी कहा जाता है। ये बड़ी सादरी के रहने वाले चित्तौड़गढ़ के। फिर यहाँ पर क्या होता है, जला विद्या अन्य सैनिकों से लड़ते हुए मारे गए और इधर महाराणा प्रताप को सुरक्षित पहुँचा दिया बलीचा नामक जगह पर। एक जगह आती है यहाँ पर बलीचा नामक जो जगह आती है यहाँ पर पहुँचा दिया। जैसे यहाँ पर पहुँचा है तो चेतक की मृत्यु हो गई। तो चेतक की छतरी अभी यहाँ पर बलीचा में लगी हुई है और महाराणा प्रताप को कोलियारी गांव ले जाया गया। कोलियारी गांव यहाँ पर उनका उपचार करवाया गया। कोलियारी गांव और इतिहास के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। वो क्यों कि एक किसान आंदोलन के जनक थे। एक ही आंदोलन के जो मातृकुंडिया रासमी से प्रारंभ किया गया था जो आंदोलन, और एक ही आंदोलन उसके जो प्रेरणाते थे, जनक थे मोतीलाल तेजावत, उनका जन्म भी कोलियारी गांव के अंदर ही हुआ। तो यहाँ से इतिहास के दो प्रश्न विशेष निकलते हैं, मोतीलाल तेजावत व महाराणा प्रताप का उपचार। अब यहाँ से क्या होता है कि बताया जाता है कि घोगुंदा में यहाँ पर जो महाराणा प्रताप की राजधानी थी पहली महाराणा उदय सिंह के समय, तो महाराणा उदय सिंह के समय जो राजधानी थी घोगुंदा, उसे हटाकर महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया था युद्ध से पूर्व, क्योंकि युद्ध के मार्ग में ये राजधानी आती थी। ऐसा नहीं आक्रमणकारी यहाँ पर पहुँच जाए और इसे नष्ट कर दे, इसलिए इसे हटाकर सुरक्षित राजधानी किसको बनाया, कुंभलगढ़ को बनाया था। तो महाराणा प्रताप की सेना तो इसके मुगल सेना के पीछे पीछे, और मुगल सेना आ गई यहाँ पर घोगुंदा के अंदर। तो घोगुंदा के अंदर मुगल सेना आकर रुक गई, उसने चारों ओर खाई खुदवाई। अब यहाँ पर क्या होता है कि महाराणा प्रताप ने इसी के पास आवरगढ़, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आवरगढ़ के अंदर एक राजधानी बनाई, अस्थायी राजधानी, और कौन सी पहाड़ी पर, कमलनाथ पहाड़ी पर महाराणा प्रताप ने अस्थायी राजधानी बनाई और मुगलों के पास ही रहे। मुगल सेना की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई, खाने पीने को कुछ नहीं था, बीमार होकर लोग मरने लगे। तब यहाँ पर क्या होता है कि ये सेना वापस लौट गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो लड़ा गया हल्दीघाटी युद्ध, इस युद्ध में क्या होता है कि इस युद्ध की जानकारी के लिए अकबर ने महमूद खां नाम के व्यक्ति को भेजा था। अगर पूछ लिया जाए किसको भेजा, तो महमूद खां नाम के व्यक्ति को भेजा था यहाँ पर युद्ध की जानकारी के लिए। और अब यहाँ पर क्या होता है आगे आकर कि इस युद्ध को अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसी ने इसे हल्दीघाटी का युद्ध, किसी ने खमनोर का युद्ध, किसी ने घोगुंदा का युद्ध, किसी ने हाथियों का युद्ध, अलग अलग इसके नाम दिए गए। तो हम यहाँ पर सभी पर एक एक पर चर्चा करेंगे, किसने क्या कथन कहा था, चश्मदीद यहाँ पर देखने वाला कौन सा कवि था। अब यहाँ पर बात की जाए मुगल सेना की, तो मुगल सेना के अंदर बदायूनी नाम का एक इतिहासकार हुआ। वो इस युद्ध का आंखों देखा हाल, मुनत खाब उत तवारीख एक पुस्तक है, उसके अंदर जिसे तारीख है बदायूनी कहा जाता है, उस पुस्तक में उसने लिखा था इस युद्ध का आंखों देखा हाल। बदायूनी ने एक कथन भी कहा था, जब ये युद्ध हो रहा था तो उसने कहा कि ग्वालियर के शासक राम शाह वे उनके पुत्र सालीवान, रतन सिंह और भवानी सिंह, इन तीनों का युद्ध देखने लायक है। इनका शौर्य देखकर तो मेरी कलम भी, अगर मैं लिखने लगूं तो मेरी कलम भी छोटी पड़ जाती है। यानी इन्होंने इतने शौर्य के साथ युद्ध किया था। किसके लिए कहा था, राम शाह के लिए कहा था। और राम शाह कहाँ के शासक थे, ग्वालियर के थे। और किसके सहयोगी थे, महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। इस युद्ध के अंदर क्या होता है कि बदायूनी ने आंखों देखा हाल सुनाया था और इसने बताया युद्ध कहाँ पर हुआ, तो घोगुंदा और अबुल फजल ने कहा ये कहाँ पर हुआ, खमनोर के अंदर हुआ। ये यहाँ पर हो गया अबुल फजल और बदायूनी। इसके आगे हम चलते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि एक गोपीनाथ शर्मा, मैं आपको अबुल फजल के बारे में विशेष बता देना चाहूँगा, ये युद्ध स्थल पर नहीं थे। और खमनौर जो नाम दिया था इन्होंने, तो यहाँ पर खमनौर शब्द बहुत जगह उल्लेखित किया गया। मेवाड़ के जितने ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, शिलालेख हैं, सभी जगहों पर इस युद्ध को खमनौर युद्ध के नाम से संबोधित किया गया। कहीं पर भी हल्दीघाटी नाम नहीं लिखा गया। अब हल्दीघाटी नाम कहाँ से आया, क्या हुआ, उस पर हम चर्चा करते हैं। एक इतिहासकार हुए कर्नल जेम्स टोड, इतिहास के पितामह। इन्होंने
एक पुस्तक लिखी थी, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में इन्होंने लिखा कि महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के मध्य जो युद्ध हुआ था वो कौन सी जगह पर हुआ? हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ। तो इसे नाम क्या दिया? हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी नाम का उल्लेख सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? तो एनाल्स के अंदर मिलता है। हल्दी घाटी युद्ध का नाम देने वाले कौन है? तो कर्नल जेम्स टोड है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं तो कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की जो हल्दी घाटी जो जगह है, हल्दी घाटी जगह, उसकी तुलना थर्मोपल्ली से की है। उन्होंने कहा कि ये मेवाड़ की थर्मोपल्ली नामक स्थान यूनान के अंदर है, उससे इसकी तुलना की थी। वो भी वीरों की भूमि है, ये भी वीरों की भूमि है। अब यहाँ से आगे बढ़े तो गोपीनाथ शर्मा ने कहा यह युद्ध बादशाह बाग के अंदर हुआ। बादशाह बाग के अंदर हुआ। ये किसने कहा? गोपीनाथ शर्मा ने कहा। तो ये युद्ध यहाँ पर देख लिया हमने, बदायूनी, अबुल फजल और गोपीनाथ। अगर पूछ लिया जाए कि मेवाड़ के सभी ऐतिहासिक स्रोत के अंदर किस नाम से संबोधित किया गया, तो आपको कौन सा सही करना है? खमनोर सही करना है। अब यहीं से आगे बढ़े हम। इस युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा गया। वो कैसे? हाथियों का युद्ध। हाथियों का युद्ध। हाथियों का युद्ध कैसे कहा गया? यहां पर महाराणा प्रताप के हाथी हैं। महाराणा प्रताप के जो हाथी थे, राम प्रसाद, लूणा, चक्रवाप और खांडेराव, ये यहाँ के इनके हाथी हुए। अकबर के हाथी रनमदार, गजराज, गजमुक्त, ये इसके हाथी हुए। ये प्रमुख हाथी, वैसे अन्य बहुत सारे हाथी हुए। अब यहाँ पर बताया जाता है कि जब महाराणा प्रताप की सेना के पास मुगलों पर वार करने के लिए अस्त्र शस्त्रों की कमी हो गई, उस संघर्ष युद्ध में क्या होता है कि जब वो घमासान युद्ध चल रहा था, तब जब महाराणा प्रताप ने क्या किया कि मुगलों के सैनिकों को रोकने के लिए और उनके हाथियों को रोकने के लिए अपने हाथियों को उतारा, जिसमें राम प्रसाद, लूणा, चक्रवाप और खांडेराव। तो इसमें राम प्रसाद और लूणा ने अद्भुत युद्ध किया था और राम प्रसाद ने लगभग 5 से 6 हाथियों को निपटा दिया था मुगलों के। जब मुगलों को लगा कि अगर राम प्रसाद ऐसे आगे बढ़ता गया तो अपना तो सारा मामला खत्म हो जाएगा, तब क्या होता है कि 7 हाथियों से राम प्रसाद को घेर कर इसे बंदी बनाया गया, इसके महावत को मार दिया गया और इस पर मुगलों का महावत आकर बैठ गया। उसने इसे बंदी बना लिया, बंदी बनाया, और जैसे इसे बंदी बनाया तो बदायूनी को सौंप दिया। बदायूनी लेकर गया इसे अकबर के पास आगरा गया था और वहाँ पर इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया गया। तो वहीं पर ये भूखा प्यासा मर गया। तब अकबर ने कहा था कि किसी एक व्यक्ति के में स्वाभिमान या जो वहाँ का प्रमुख जानवर है जो स्वाधीनता में रहना चाहता है, उसको मैं अगर गुलाम नहीं बना पाया तो मैं उस व्यक्ति को गुलाम बनाना पाना तो मेरे लिए बहुत कठिन होगा। राम प्रसाद मारा गया। लूणा जो था इसने अद्भुत युद्ध किया था। चक्रवाप, खांडेराव अन्य हाथियों में आते हैं। और अकबर के हाथी रनमदार, गजराज, गजमुक्त। और इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर एक मानसिंह का हाथी था, मर्दाना। ये किसका हाथी था? मानसिंह का हाथी था मर्दाना। तो हाथियों का अगर कहीं पर उल्लेख आ जाए तो आपको यहाँ पर ध्यान देना, ये हाथी अलग अलग है और आपस में हाथियों का युद्ध हुआ था, इसलिए इससे हाथियों का युद्ध कहा जाता है। तो ये हो गया आपके महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध में हाथियों का युद्ध। अब इस युद्ध के अंदर एक मतभेद है कि ये 21 जून को हुआ था या 18 जून को। तो यहाँ पर हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, युद्ध किस दिन हुआ। तो इस युद्ध के बारे में अगर बात की जाए तो ये युद्ध हुआ एक तो 18 जून
1576, एक 21 जून 1576। अब यहाँ पर क्या होता है, ये तो कहा आशीर्वादी लाल, आशीर्वादी लाल और ये कहा गोपीनाथ शर्मा। सर्वाधिक अभी तक एग्जाम में जो पूछा गया है वो आपके 18 जून पूछा गया। राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर 18 जून ही पूछा गया है। आपको 18 जून विशेष रूप से याद रखना है। और अगर ये पूछ लिया जाए 18 जून का मत किसने दिया, तो वो दिया आशीर्वादी लाल ने, और 21 जून का किसने दिया, तो गोपीनाथ। फिर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि हल्दीघाटी के अंदर बलीचा नामक स्थान है, वहाँ पर चेतक का जो स्मारक बना हुआ है उस पर एक शिलालेख लगा हुआ है, उस पर 21 जून 1857 लिख रखा है। आप जाइएगा कभी तो वहाँ देख कर जरूर आइएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हल्दीघाटी का युद्ध हो गया। हल्दीघाटी युद्ध के बाद, इसके बाद क्या होता है कि अकबर ने कितने अभियान किए उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। कोई हल्दीघाटी युद्ध अंतिम नहीं था अकबर का। अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप पर अनेक बार अभियान किए थे, पर वो सभी में असफल रहा। पर महाराणा प्रताप को आजीवन वो नहीं तो गुलाम बना पाया, नहीं महाराणा प्रताप को मार पाया। अब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले 1576 में हल्दीघाटी युद्ध के बाद पहला मुगलों का जो आक्रमण था उसमें था मोहम्मद खां, मोहम्मद कुतुबुद्दीन और हुसैन, ये तीनों थे, असफल रहे। इसके बाद 1576 में खुद कौन आया, अकबर। अकबर आया यहाँ से, अकबर उदयपुर हल्दीघाटी पहुँचा, वहाँ पर जहाँ रुका वो, और बादशाह बाग, जहाँ बाग में रुका था वो, उस जगह को बादशाह बाग कहा जाता है। अब यहाँ से ये पहुँचा उदयपुर और अधिकार कर लिया उदयपुर पर। वहाँ से इसने एक सोने का सिक्का चलाया और उस पर लिखा है मोहम्मदाबाद, मोहम्मदाबाद उदयपुर के अंदर। वहाँ से फिर ये लौटकर अजमेर की ओर चला गया 1577 में। 1577 में 2 अभियान हो गए। फिर आता है 1577 में साहिबाज खान, साहिबाज खान। 1578 में साहिबाज खान। 1589 में साहिबाज खान, यानी कि ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया। साहिबाज ने मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 3 बार आक्रमण किया। और 1577, 78, 79 के अंदर यहाँ पर साहिबाज खान ने एक दुर्ग को जीता था, कुंभलगढ़ दुर्ग को, जिसमें महाराणा प्रताप के मामा भाण मारे गए थे। मामा भाण यानी कि महाराणा प्रताप के वैसे 7 जो मामा थे वो हल्दीघाटी युद्ध में मारे गए, और एक मारे गए मामा बाण, वो मारे गए अपने कुंभलगढ़ के अंदर दुर्ग की रक्षा करते हुए। तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग एक अपने आप में बड़ा दुर्ग माना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को प्रथम व आखिरी बार जीतने वाला जो व्यक्ति है वो साहिबाज खान है, यानी कि उसे एक बार जीता गया, वो किसके द्वारा, साहिबाज खान के द्वारा। अब यहाँ से हम आगे बढ़े तो यहाँ पर कुछ आक्रमण और है। 1580 रहीम यार, अब्दुल रहीम यार खाने खान इसका नाम था। जब ये आक्रमण करने के लिए मेवाड़ पर आया, अपनी सेना की सारी तैयारी की, तो उस समय क्या होता है कि मेवाड़ के जो कुंवर थे, महाराणा अमर सिंह यानी कुंवर अमर सिंह, उन्होंने क्या किया, इसके पूरे परिवार को बंदी बनाकर मेवाड़ लेकर आ गए कि अब लड़ना हो लड़ो भाई। तब क्या होता है कि ये अब्दुल रहीम यार जो था, ये अपने परिवार वालों की सूचना पाकर वहीं रुक गया। उसने कहा कि मैं मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करूँगा। पर उस समय महाराणा प्रताप ने बहुत ही एक अलग ही उनका वाक्य आता है, उन्होंने बहुत ही एक नेक कार्य किया था। महाराणा प्रताप ने कहा कि युद्ध करना है तो आमने सामने का करेंगे, महिलाओं को बंदी बनाकर हम युद्ध नहीं करेंगे, और यहाँ पर महिलाओं को जैसे लेकर आए हो वैसे सहज सम्मान वापस छोड़ कर आओ। तो वापस उन्हें छुड़ाया गया सहज सम्मान।
तब अब्दुल रहीम यार खान ने कहा कि यार मैं किस नेक आदमी से लड़ने के लिए आ गया हूँ। तब उन्होंने एक लाइन कही थी कि अकबर ने भले दिल्ली जीत ली हो, दिल्ली पासी दूसरा, सूजस ने जैसी सुरमा, यानी कि अकबर ने दिल्ली प्राप्त की है, वो कभी भी आने वाले समय में दूसरों के पास होगी, पर प्रताप ने जो यश प्राप्त किया है वो महाराणा प्रताप के पास सदियों बाद भी उन्हीं के पास रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1580 में ये था। अब इसके बाद 1582 में एक युद्ध हुआ था, दोराई युद्ध। दोराई युद्ध में क्या होता है, अकबर का चाचा सुल्तान खान, अकबर का चाचा सुल्तान खान एक तरफ था कुंवर अमर सिंह, मेवाड़ का सेनापति। दोनों के मध्य दोराई का युद्ध हुआ, सॉरी दिवेर का युद्ध, दोराई नहीं दिवेर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अमर सिंह ने एक ही वार में सुल्तान खान उसके घोड़े को काट दिया। तो बाकी के सैनिकों ने देखा यार कि हमें तो वापस घर भी जाना है, तो यहाँ लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुगल सेना वैसे ही यहाँ से लौटकर चले गए। तो यहाँ पर विजय किसकी हो गई, मेवाड़ की हो गई। और महाराणा कौन थे, महाराणा प्रताप, और उनके सेनापति कौन थे, अमर सिंह। इस युद्ध को दिवेर युद्ध के नाम से जाना जाता है, और कर्नल टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा, मैराथन। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हो गई। महाराणा प्रताप का स्वाभिमान गौरव भी कहा जाता है ये युद्ध। महाराणा प्रताप का गौरव कौन सा युद्ध है, तो दिवेर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में जीतने के बाद अब अकबर का एक और प्रयास, जगन्नाथ कछावा जो मान सिंह के चाचा थे आमेर के, उनको भेज दिया। उनको आक्रमण के लिए जब भेज दिया तो यहाँ पर वो असफल होकर 1584 में वो भी लौट गए। तो अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो प्रयास किया गया आक्रमण का, वो अंतिम कौन सा था, 1584 जगन्नाथ कछावा जब असफल होकर पुणे लौट रहे थे तो मांडल भिलवाड़ा के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, और वहाँ पर उनकी 32 खंभों की छतरी स्थित है। इसके बाद अकबर की ओर से मेवाड़ पर कभी भी आक्रमण नहीं किया गया। महाराणा प्रताप के रहते वक्त, महाराणा प्रताप के बाद उसने दोबारा आक्रमण किया था, पर महाराणा प्रताप जब तक शासक रहे तब तक अकबर ने एक भी आक्रमण नहीं किया। और इधर महाराणा प्रताप ने अपनी स्वाधीनता के प्रति, अपनी देशभक्ति के प्रति जो ओतप्रोत थे वो उसमें सफल हो गए। और फिर बाद में क्या होता है, उन्होंने एक राजधानी बनाई, उस राजधानी का नाम है चावंड। राजधानी का क्या नाम है, चावंड को राजधानी बनाई, जो उदयपुर के अंदर आता है। और वहाँ पर उन्होंने ये राजधानी लगभग 28 वर्ष तक रही थी, मेवाड़ की राजधानी। अब यहाँ से हम आगे बढ़े तो महाराणा प्रताप अंतिम दिनों पर वहीं गुजार रहे थे। और 19 जनवरी 1597 को 19 जनवरी 1597 को क्या होता है, महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हो गया। और जो मेवाड़ का स्वतंत्रता रूपी जो दीपक था, स्वतंत्रता रूपी वो दीपक यहीं पर बुझ गया। अब यहाँ पर दूसरा पार्ट इनका कल्चर का, जो इनके दरबारी कवि थे उनके बारे में हम बात करें तो इनके दरबारी कवि थे चक्रपाणि मिश्र। ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इन्होंने एक रचना लिखी, विश्व वल्लभ। इसके अंदर विज्ञान के बारे में, विशेष विज्ञान की 9 शाखाओं का उल्लेख किया गया। एक है राज्याभिषेक, एक है मूर्तमाला। ये इनकी 3 रचनाएं हैं। ये RS मेंस के अंदर भी पूछी गई। और आप तीनों रचनाओं को विशेष ध्यान में रखना। और एक महाराणा प्रताप के गुरु थे राघवेंद्र, जैसे अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य थे, और मौर्य वंश में चाणक्य हुए चंद्रगुप्त के, उसी प्रकार महाराणा प्रताप के गुरु थे वो गुरु राघवेंद्र, जो अपने मूल मेवाड़ के रहने वाले थे। इसी के साथ महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार बांडोली गांव उदयपुर में किया गया, जहाँ पर उनकी छतरी स्थित है, बांडोली गांव उदयपुर, और उनकी छतरी वहीं पर है। और इसी के साथ महाराणा प्रताप का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।